हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी क्लास में आज हमारी क्लास फंडामेंटल राइट्स की है, जिसकी थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस हो चुकी है। तो आज हम देखते हैं आगे की क्लास को। आगे के फंडामेंटल राइट्स को हम कहाँ तक देख लिए थे? आर्टिकल 22 तक हम देख लिए, सॉरी, आर्टिकल 18 तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन बाय वन, आपका समय गवाए बिना। तो आज हम देखेंगे बहुत शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 19 से 22 तक कौन सा आर्टिकल बोला जाता है? ठीक है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम देखते हैं आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, वाक स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो ये राइट टू जो फ्रीडम है, ठीक है, रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, उसके अंडर कुछ फ्रीडम्स दी है, जैसे कि ऑल सिटीजन हैव द राइट। जो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 है, उसका सब क्लॉज ABCDEG। ठीक है, कितने हैं अपने? 6 है, 5 है। ठीक है, 5 है। तो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हम देखेंगे इसको। ठीक है, जो ए है, जो बी है, जो हमारा बी है, और सी है हमारा एसोसिएशन बनाने का। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसोसिएशन बनाने का हमारा। फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री, आप कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं। और ई है हमारा सेटल एंड रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा एक आर्टिकल है जो ई है, आर्टिकल 19 सब क्लास 1 का ई, सब क्लास ई। ठीक है, टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन। ठीक है, आर्टिकल जी, आर्टिकल 19 का जी, सब क्लास आर्टिकल 19 1 जी। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल हम देखते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास ए। ठीक है, सब क्लास 1 का ए। ठीक है, हम कभी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसमें है हमारा? आर्टिकल 19 1 ए में। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक मूल्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात रख सको। ठीक है, अपने विचारों को, अपनी बात को रख सको। किसी और की राय को भी आप रखने का विचार है आपके पास। ठीक है, आपके पास अधिकार है। इसमें है अपने या किसी अन्य के विचार को प्रसारित करने का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रेस की स्वतंत्रता। लेकिन आज बोलते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता बची नहीं है, वो बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता है, हमारे आर्टिकल में मेंशन है, हमारे फंडामेंटल राइट से। वैसे विज्ञापन की स्वतंत्रता। ठीक है, आप विज्ञापन लगा सकते हो। ठीक है, आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप विज्ञापन उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार आपका फोन टेप नहीं कर सकते। प्रसारित करने का अधिकार है। सरकार, मतलब सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। ठीक है, आप भी अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। ठीक है, अगला है हमारा, नेक्स्ट है किसी राजनीतिक दल संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। ठीक है, कोई भी आपको बंद किया है, ठीक है, आयोजन के लिए बंद किया है, तो आपको अधिकार है कि आप उसके विरोध कर जा सकते हो। ठीक है, सरकारी व्यक्तिगत की जानकारी पाने का राइट टू इंफॉर्मेशन। शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध। ठीक है, फ्री सेंसरशिप के खिलाफ अधिकार है आपको। ठीक है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है आपका। ये लीगल राइट्स है, आपको हड़ताल के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ये राइट्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) के तहत दिए गए हैं। जो आर्टिकल 1 है, इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे भारत की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रभावित हो। ठीक है, स्टेट की सिक्योरिटी प्रभावित हो। ठीक है, सेकंड,
थर्ड हमारा फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ठीक है, किसी विदेशी राज्य के साथ, ठीक है, किसी विदेश के साथ या किसी और देश के साथ हमारे ऐसे कोई ऐसा नहीं बोलना है या ऐसे ऐसे कोई काम नहीं करना है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला उसके तहत, कि जिससे हमारे जो फ्रेंडली देश है उनसे हमारे रिश्ते खराब हो, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो उसके लिए, ठीक है, डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है, शिष्टाचार और नैतिकता के खिलाफ नहीं हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो, न्यायालय की अवमानना नहीं हो, मानहानि का नहीं हो, मानहानि नहीं करती हो किसी के खिलाफ, ठीक है, जैसे एक मानहानि का केस नेता वगैरह भी लगा देते कई बार, ये हमारे ऊपर गलत बोला, हमारे बारे में गलत बोला, तो वो इसी के तहत लगाते हैं। अपराध के खिलाफ उकसाना, ठीक है, ये बिल्कुल खिलाफ है। तो ये हमारे रिस्ट्रिक्शन दिए, आपको ऐसा नहीं है कि आजादी आप कुछ भी बोलो, ठीक है, आजादी है, लेकिन ये नहीं हो कि उससे कोई किसी और को नुकसान हो या देश को नुकसान हो, ऐसे कोई भी काम नहीं करना। आर्टिकल 19 सब क्लास 1 बी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण सम्मेलन, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आपको इकट्ठा होने का सम्मेलन करने का अधिकार है, ठीक है। अनआर्म, ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसीडिंग, असेंबली, ठीक है, ये सभी नागरिकों को अधिकार है, ठीक है। आप इसको आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन उसमें कुछ दो हमारे दिए हैं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 के तहत कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, 19(3) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, भारत की संप्रभुता और अखंडता इससे प्रभावित ना हो, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था जिसमें यातायात भी शामिल है, पब्लिक ऑर्डर मीन्स वो नहीं हो, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, ठीक है, यातायात खराब ना हो। अब ये भी मेंशन कर दिया गया है, ये भी मेंशन है कि यातायात खराब ना हो आपके सम्मेलन करने से। ऐसे आप रोड रोक कर खड़े हो गए तो ये आपके ठीक बात नहीं है, ये संविधान आपका अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं है, ठीक है। और ऐसा लगता है जिससे कोई देश के खिलाफ या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन को लगता है सेक्शन 144 जो सीआरपीसी की धारा 144 लगाई जाती थी, ठीक है, अभी बीएनएस की धारा 163 हो गई, अगर वो लगाई जाती है तो वो आपको उसके लिए आपको रोका जा सकता है, ठीक है। आपको अगर धारा 144 लग गई है तो आपको आपके जो अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे वहां से, ठीक है, खत्म हो जाएंगे मीन्स आपके अधिकार लागू नहीं होंगे सम्मेलन करने का। अगर धारा 144 लग गई है, ठीक है, वो अभी बीएनएस की 160 धारा 163 लगी है, तो आप बोलो कि हमारा फंडामेंटल राइट से हम करेंगे, लेकिन धारा 144 लगी हुई तो आप वहां नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है हमारा सब क्लास 3 जो देता है हमारे को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू फॉर्म यूनियंस, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव, कॉमर्शियल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिकल है, आपको किसी भी तरह का संगठन बनाने का अधिकार है, दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, ठीक है। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी नहीं हो, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। और आर्टिकल 33 बोलता है, ठीक है, कि जैसे पुलिस फोर्स है, मिलिट्री है, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है, जिसके बिना हमारा पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, तो वहां आप वो लोग नहीं कर सकते, एसोसिएशन वगैरह नहीं बना सकते, मिलिट्री है, ठीक है, पुलिस फोर्सेस है, ठीक है। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, नेक्स्ट पॉइंट देखना आप, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। उसको गवर्नमेंट चाहे तो रेगुलेट कर सकती है, जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 है, उसके तहत रेगुलेट होते हैं, ठीक है। 1D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, देश के लिए फ्रीडम 190D, और आपको देश के बाहर के लिए है तो आप वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, देश के बाहर जाना आना जो भी, ठीक है। लेकिन इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, डी है तो ये 19(5) में होगा, ठीक है, आर्टिकल 19(5) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिक, ठीक है, आम जनता के हित में,
और दूसरा अनुसूचित जातियों एसटीज के क्षेत्र में जैसे नागालैंड वगैरह में और अंडमान निकोबार में भी कुछ कुछ जगह पे आपको जाने का अलाउ नहीं है, ठीक है। आदिवासियों की परंपरा को बचाने के लिए ये निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की गारंटी देता है, ठीक है। अम, इससे क्या है, आपको एक इकाई के रूप में पूरा भारत एक इकाई के रूप में दिखता है, ठीक है। पूरा भारत हमारा इकाई के रूप में है, ठीक है, जिसमें आप कहीं भी घूम सकते हैं बिना किसी की परमिशन के, जहां पे गवर्नमेंट ने नहीं रोका है, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(e) फ्रीडम रिसाइड्स, ठीक है, कहीं भी बस जाने का अधिकार, ठीक है। राइट टू सेटल थ्रू आउट द कंट्री, आपको, ठीक है, कहीं भी बसने का अधिकार है। इसमें दो डिफरेंस है, राइट टू रिसाइड एंड राइट टू सेटल। रिसाइड मतलब जैसे आप कहीं जैसे मैं भी हूँ, मेरे घर से मैं दूर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो मैं जॉब के लिए यहाँ आया हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ हमेशा बसना नहीं है, सेटल होना नहीं है, रिसाइड करता हूँ, ठीक है। मेरा ट्रांसफर होगा, मैं कहीं और चले जाऊंगा, या कोई भी जैसे पढ़ाई के लिए हम जाते हैं इंदौर भोपाल कहीं पे भी, तो वहां आप रिसाइड कर रहे हो, वो आपका अधिकार है। सेटल होने का भी आपका अधिकार है, ठीक है, आप सेटल भी हो सकते हो, चाहो तो इंदौर में सेटल हो सकते हैं, जहाँ आप पढ़ाई करने गए वहां आपकी जॉब लगती है, वो यहाँ वहीं रहना है तो वहां सेटल हो सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है आम पब्लिक हित में, और इसमें भी एसटीज को लेके हो जाता है, जैसे कहीं कहीं स्टेट में आप बस नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते, जैसे हिमाचल वगैरह जो पहाड़ी स्टेट्स है, वहां पर व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मनाली वगैरह आप घूमने जाओगे तो वहां आपको पता चलेगा। इनर लाइन परमिट वगैरह, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा दिए जाते हैं, जो ताकि एसटी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आर्टिकल 19(g), फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी कारोबार करने का अधिकार है, आप कोई भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि तो ठीक है, मैं कल से झोला छाप डॉक्टर बन जाता हूँ, किसी को इंजेक्शन लगाना चालू कर देता हूँ, तो ये आप, या मेडिसिन बेचना चालू कर देता हूँ, या ऐसा कोई भी प्रोफेशन, तो ये जरूरी मतलब आपको कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं आपको डिग्री हो तो आप प्रोफेशन कर सकते हैं, आप डिग्री पहले लो उसके बाद प्रोफेशन, तो वो शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि अब हम कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग चालू कर देते हैं, तो वो नहीं है, वो आप इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कानून के हिसाब से। ये कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये आर्टिकल 19(6) के तहत है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इस पे जैसे पेशेवर के लिए आपको डिग्री चाहिए, जैसे इंजीनियर बनना आपको डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना आपको डिग्री चाहिए, मेडिकल खोलने के लिए आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, जैसे। और कुछ राज्य के द्वारा सॉरी आ गया, हाँ, ये अगर राज्य के द्वारा कोई कुछ मोनोपोली डिक्लेयर कर रखी है तो वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी के ऊपर, जैसे पहले स्टार्टिंग में था शायद कुछ कुछ चीजों पे मोनोपोली थी, बैंकिंग का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसकी मोनोपोली हो गई, फिर वो बाद में खोले गए, तो वैसे अगर मोनोपोली है तो वो आप राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, जो डेंजरस ड्रग्स वगैरह, एक्सप्लोसिव वगैरह, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते हो रिस्ट्रिक्शन से। अब देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बहुत बहुत ही काम की चीज है। ये आपको लाइफ में आपको या आपके परिवार या किसी को भी कभी न कभी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है। आर्टिकल 19 हम देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(1) के तहत, आर्टिकल 19 क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए, ठीक है। आर्टिकल 19(21) के तहत, ठीक है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 के तहत है, एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, करेक्टर विधि से सुरक्षा, मतलब पूर्व, जैसे आपने आज क्राइम किया, कोई भी चीज आपने की, ठीक है, अब मान लो आपने, ऐसा एग्जांपल देते हैं कि जो थोड़ा सिंपल भी हो, मान लो आज कोई क्राइम, जैसे सिगरेट पीना आज मान लो क्राइम नहीं, ठीक है, आज आपने क्राइम वो सिगरेट पी है, ठीक है, लेकिन कल जाके मान लो आपका वो क्राइम हो जाता सिगरेट पीना, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने पी थी कल आपका नियम लागू हुआ तो आप आज से प्रीवियस मतलब पीछे नहीं लागू कर सकते आप कानून, ये बात ध्यान रखें कि पीछे जाके नहीं लागू कर सकते,
ये क्रिमिनल लॉ में है। सिविल लॉ पोस्ट फैक्ट लागू किया जा सकता है, ठीक है। इसमें वोडाफोन आइडिया का कुछ केस भी हुआ था इस पोस्ट फैक्ट को लेके, ठीक है। दोस्ती देश में सुरक्षा, दोस्त जो अपराध के समय कानून नहीं था, ठीक है, अगर अपराध के समय वो क्राइम नहीं था तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, बाद में भले कानून बना के उसको क्राइम मान लो, ठीक है। एक ये वाला। सेकंड है दंड से सुरक्षा, ठीक है। आपने जिस टाइम पे क्राइम किया उस टाइम पे मान लो 2 साल की सजा थी, उसके बाद उसको 5 साल की सजा कर दी गवर्नमेंट ने बढ़ा के, सरकार ने बढ़ा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 साल की सजा मिलेगी, आपको 2 साल की ही सजा मिलेगी। दूसरा देखते हैं हम आर्टिकल 22 सब प्लस डबल जियो पार्टी, दोहरे दंड से सुरक्षा, ठीक है। आपने कोई क्राइम किया, आपको उसके तहत सजा मिल गई है, तो उसी क्राइम के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिए। कोई भी किसी ने कोई क्राइम किया है उसको दोबारा सजा नहीं मिलेगी, यही है मैंने जो समझा है वही है, ठीक है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा, नहीं दंडित पनिश किया जाएगा। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि एक बार जब किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दे दी जाती है तो बरी कर दिया जाता है, तो उसे उसी अपराध, ठीक है, अपराध के लिए दोबारा न्यायिक कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने बोला वही चीजें। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब यह है कि आपको खुद की गवाही पे आपको सजा नहीं होगी, ठीक है। मीन्स क्या कि आप कोई क्राइम किया है उसके लिए आपको पकड़ लिया है, आपको कोर्ट के बोल दिया गया कि यार बोलो कि आप मैंने क्राइम किया, ठीक है। कोर्ट के सामने भी कोर्ट के ले जाके उसको डरा के ले गया कि तुमको अगर एनकाउंटर कर देंगे अगर कोर्ट में नहीं बोला तो आप बोलोगे हाँ मैंने क्राइम किया, हाँ ये किया हमने, वो किया, हाँ ये भी किया मैंने, वो भी किया, आपने कोर्ट में बोल दिया, लेकिन वो लागू नहीं होगा, ठीक है। वो मान्य नहीं होगा, उसके लिए अगर उसको सजा दिलाना है ये पुलिस का काम है कि वो सजा दिलाना पुलिस का काम है कि सबूत ढूंढे पुलिस, ठीक है, गवाह पेश करे, उसी के आधार पे आपको सजा होगी, सबूत और गवाहों के आधार पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और आप याद रखिए कि जो फिंगरप्रिंट्स है जो पाए गए, मान लो कोई लिखा हुआ डीएनए कोई पाया गया, वो इनविजिबल होगा, मतलब आप उसको कोर्ट में दिखा सकते हो और उसके तहत आपको सजा दी जाएगी। सिर्फ बोलने का नहीं है, जो आपके फिंगरप्रिंट्स आपको पाए गए, किसी के फिंगरप्रिंट्स पाए गए तो उसके तहत सजा मिलेगी। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, जो बहुत आपको राइट्स देता है, ठीक है, जो बहुत इलोबरेट है, बहुत ही विस्तार रूप से, और विस्तार सुप्रीम कोर्ट करते रहती है। फोटोसॉम केस में भी 2017 में ही इसको विस्तार किया, राइट टू प्राइवेसी भी आपका राइट बन गया है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा अपन, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, नागरिक और विदेशी को भी अवेलेबल है, ठीक है। जो कानून के तहत प्रोसेस बनी है उसके तहत आपको जेल में डाल सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन बिना कानून के आपको कुछ नहीं कर सकते, आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो हार्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इसमें एक केस है जो स्टार्टिंग आया था, ए के गोपालन पुनम मद्रास स्ट्रक्चर 1950 में, इसमें इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या दी थी कि कहा था कि आपका जो आप ध्यान रखिए, तो कोई भी कानून है, ठीक है, एक तो एग्जीक्यूटिव होता है हमारा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिक, और दूसरा होता है हमारा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधायिका। अभी दोनों आप ध्यान से देखिए, एग्जीक्यूटिव क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या है और लेजिस्लेचर क्या है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। लेजिस्लेचर मतलब
ये लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, संसद जो हमारी होती है, ठीक है। ये संसद कानून बना के एग्जीक्यूटिव को बोलेगी उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करता है या लॉ एंड ऑर्डर या मेंटेन करता है, और जो भी प्रैक्टिकल काम है वो एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है। तो जो AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भी मद्रास जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से आपको सुरक्षा दी जाएगी आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन अगर लेजिस्लेचर कोई कानून लेकर आती है और वो कानून बनाती है, उस कानून के तहत आपके ऊपर एक्शन होता है, तो उसके तहत आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके तहत आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, आपको मौलिक अधिकार नहीं रहेगा अगर कानून बना के लेके आती है तो। लेकिन उसको बाद में एक्सप्लेन करती है, जो मेनका गांधी केस में, ठीक है, जिसमें इसमें देखो वो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को लिखा है, हम पढ़ते उसको थोड़ा सा। कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा, ठीक है, विधायी कार्रवाई से सुरक्षा नहीं, जो हमने बोला था कानून बना के विधायी, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत नहीं दिया था, जो बाद में हमारे जो मेनका गांधी केस आया 1978 में, उसको गोपालन केस को उन्होंने उल्टा मतलब पलट दिया, ठीक है, और उसमें बोल दिया वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया, वाइडर व्याख्या दी आर्टिकल 21 के तहत कि आप विधायिका के तहत भी आप अगर कानून बना के लाते हैं और वो बेसिक स्ट्रक्चर को या पर्सनल लिबर्टी को अगर हार्म करती है तो वो अपराध है, ठीक है, वो नहीं लाया जा सकता है, उसके तहत भी सुरक्षा मिल गई, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अब इसमें आ गया, ठीक है। तर्कसंगत, रीजनेबल, निष्पक्ष और न्याय संगत होना चाहिए कोई भी कुछ भी हो रहा है तो, और मनमानी विधायक कार्यवाही से सुरक्षा मिल गई, ठीक है। तो इसमें काफी वाइड रहा है। इसके तहत क्या क्या आता है? राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, आपको जीने का अधिकार है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके तहत आता है राइट टू रेपुटेशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप भी है आपका, ठीक है, 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हो, कानून है ये। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स बन गए। आर्टिकल 21 ए के तहत राइट टू फ्री एजुकेशन, जो हमारे बाद में जोड़ा गया था, कौन से आर्टिकल 44 शायद आई थिंक से जोड़ा गया था, आप देखेंगे। 21 ए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP आर्टिकल 45 से उसको हटा के उसमें मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया गया, ठीक है, जस्टिसएबल बन गया, ठीक है। कानूनी ढांचा, बच्चों को मुक्त करने वाले शिक्षा का अधिकार, RT जो हमारे RT का एक्ट लेके आया था 2019 में, उसके तहत RT के तहत अभी बच्चों का एडमिशन भी, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता भी है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, कुछ दशाओं में, सर्कमस्टेंसेस है वो लिखना नहीं लिखा, ठीक है। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा, ठीक है। कुछ आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकार नहीं है, कि जैसे महिला है तो उसको नाइट में गिरफ्तार नहीं करना है, ठीक है। गिरफ्तारी करने के बाद आपको 24 घंटे के तहत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो हम देखते हैं उसको एक एक करके। आर्टिकल 21 सब क्लॉज 1, इसमें कहा गया है कि आपको जानने का अधिकार है, ठीक है, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा, ये आपका अधिकार है, ठीक है। क्यों किया जा रहा है गिरफ्तार, जिसे अरेस्ट वारंट है वो दिखाएगी आपको, तभी गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट वारंट जरूरी, ठीक है। दूसरा, आपको अपने पसंद के कानूनी सलाहकार से, मतलब एडवोकेट, ठीक है, लॉयर से आपको मिलने का अधिकार है, उनसे सलाह लेने का अधिकार है, ये सब क्लॉज 1 में आपका ये फंडामेंटल राइट्स है, याद रखिएगा।
आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 इसके तहत है आपको 24 घंटे के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ, ठीक है, सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के तहत। तो इसमें कुछ है कि आपको आने जाने का, यात्रा का समय छोड़ के उसको व्यक्ति को गिरफ्तारी का, और शायद छुट्टी का दिन भी उसमें छोड़ा जाता है, ठीक है। अगर बिना मजिस्ट्रेट के 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए 24 घंटे से ज्यादा आप गिरफ्तार किसी भी पर्सन को नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये आपका आर्टिकल, आपके राइट्स है, आप याद रखिए। किसी के साथ अगर इस तरह की कार्यवाही होती है या कोई ऐसा करता है, तो आजकल तो नहीं, वैसे पुलिस काफी सजग हो गई, लेकिन फिर भी तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इन सर्टेन क्राइटेरिया, ठीक है, वही वाला है आर्टिकल 22। अनुच्छेद 3 में है कि कुछ जैसे ये जो आर्टिकल 21 और 22 का जो सब प्लस 2 है और 1 है, सब प्लस 1 है, वो कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ अधिक जगहों पे आपको लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसे शत्रु देश का नागरिक है, उसके लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किया है, कानून के तहत गिरफ्तार किया, तो उसमें आपको नहीं मिलता है, ठीक है। यूएपीए वगैरह के तहत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं, उसके तहत नहीं मिलता आपको, ये बात याद रखिएगा। हिरासत के प्रावधान है, ये जो इसी का है, ठीक है। 2 महीने से अधिक की हिरासत, ये 2 महीने से अधिक की हिरासत में ज्यादा नहीं रख सकते। जो डिटेंशन किया था, जो आर्टिकल 20 सब क्लास 4 के तहत जो डिटेंशन किया जाता है, ठीक है, उसको 3 महीने है, ठीक है। 2 महीने कानून बना के कर दिया गया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, इसलिए इस वजह से, ठीक है, तो अभी 3 महीने ही है, ठीक है। 2 महीने घटाकर कर दी गई, लेकिन वो अभी तक उसका लागू नहीं किया गया है, ठीक है। सलाहकार बोर्ड के तहत ऐसी हिरासत को पर्याप्त कारण पता है, हिरासत की अधिकतम अवधि संसद द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। 3 महीने की मूल अवधि है, जैसा कि संविधान में पहले से मौजूद था, अभी कानून के रूप में जारी है, ठीक है। अनुच्छेद 5 हिरासत के कारणों को जानने का अधिकार, उसमें भी लिया गया, तो आपको हिरासत में जानने का, हिरासत में आदेश के खिलाफ प्रतिवेदन करने का अधिकार है आपको, ठीक है। याचिका दायर करने का, आपको याचिका प्रस्तुत करने का आपका अधिकार है। तो आर्टिकल 22 तक हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा एक बार और पढ़ लीजिएगा, मैंने लगभग अच्छे से सब चीजें समझाई है। कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो हम और भी बात करेंगे। अनुच्छेद 19 के जो हमारे अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ठीक है, तो देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये काफी पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, या ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किसी भी आप टॉपिक पढ़ने के बाद उसके कुछ पीवाईक्यू जरूर लगाए और उसको सोचिए और दोबारा पढ़िए, पीवाईक्यू जहां गलती हो रही है उसको दोबारा पढ़िए। आर्टिकल 19 कौन सी, किसके तहत? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अब मैं एक करके एक्सप्लेन कर दूं। समानता का अधिकार है आपका 14 से लेके 18 तक, एक बार कर देता हूं। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 22 तक। शिक्षा का अधिकार 21A है और 32 है। संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान की कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 है, ठीक है, 6 है। हमने एक एक करके सारी देखी है, हमने 6 हमने सारी देखी। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री टू मूव, फ्री टू एसोसिएशन, फ्री टू यूनियन बनाने का अधिकार, ठीक है, ये हो गई। बाहर बसने का अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, और शांति पूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। 19(1)(a) के तहत कौन कौन सी आती है? देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने का स्वतंत्रता, इस तो नहीं है इसमें, नहीं है, 1 में है, सॉरी 1 में है। शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ये आपकी नहीं है। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता ये है, ठीक है। तो आपका कौन सा वाला हट जाएगा? 1,
2 3 4, इसको ऐसा आना चाहिए था 1 2 4। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 21 है। ठीक है, ये नंबरिंग करना छूट गया है। दूसरा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, लाइफ ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये आर्टिकल 21 है, हमने अभी देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 20 किस विषय से संबंधित है। अपराधों के संबंध में संरक्षण। ठीक है, देखा हमने सारे। निम्नलिखित में से कौन सी गारंटी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आती है। पिछली तिथि से अपराध दंड, ये आती है। डबल जियोपार्डी, ये भी आती है। सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये भी आती है। तो तीनों आएंगे। ठीक है, जीवन का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, सबसे पहले किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विस्तारित किया गया। मेनका गांधी में सबसे पहले, फिर पुट्टू स्वामी केस में किया। मेनका गांधी में हमने देखा उसको वाइडर, उसको जो AK गोपालन केस था उसको बदल दिया था। किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये शायद 40 नहीं सॉरी 40 नहीं, ये मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, 86, हाँ सही है, 86 के तहत इसको जो और फ्री एजुकेशन है उसको अधिकार मिला है। ठीक है, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। केस पुट्टू स्वामी, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर था, निजता का अधिकार। तो कल हम देखेंगे आगे के आर्टिकल्स। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार PY की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन दिए वो प्रैक्टिस कर रही है। और मैं कुछ अभी तो आप यही पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में PYQ का सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद थोड़ा आधा सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद में सारे, नहीं तो कोशिश करूंगा पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन एक साथ कर दूं उसके बाद। ठीक है, जो PYQ के हैं 2019 से लेके अभी तक के 4-5 सालों के, या 2015 के बाद के, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ था, अभी भी सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन मैं PYQ एक बार सारे डाल दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, कल हम मिलते हैं।